मीरा भायंदर के नरेंद्र के आगे सरेंडर, एसीबी सरेंडर फैमिली के एक सितारे का क्राइम कैलेंडर। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो बना भ्रष्टाचार का अड्डा। बीजेपी भूमाफिया विधायक नरेंद्र मेहता की क्राइम कुंडली। विशेष संवाददाता, इंडिया आजकल टीवी। मीरा भायंदर, ठाणे, मुंबई, महाराष्ट्र। शिकायतों, सवालों, जांचों और अन्वेषण में 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा होने के बावजूद चार्जशीट दाखिल करने के बजाय एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोर्ट में जमा किया ए समरी अर्थात क्लोजर रिपोर्ट। बीते 2 दशक में भूमाफिया बीजेपी विधायक नरेंद्र लालचंद मेहता की कुल चलचल संपत्तियां रॉकेट की गति से कैसे आगे बढ़ीं। कुल संपत्ति का कुछ प्रतिशत ही घोषित किया गया। अधिकतर संपत्तियां आवाम और कानून की नजर से छुपाई गईं और इस कार्य में सबसे बड़ा सहयोगी, सुरक्षा कवच, ढाल और शरणस्थली बना महाराष्ट्र एसीबी अर्थात एंटी करप्शन ब्यूरो। कैसे, आइए जानते समझते हैं इंडिया आजकल टीवी की इस विशेष रिपोर्ट में। मीरा भायंदर की आवाज, छोटे अखबार का बड़ा कारनामा। कुछ अखबार अपनी साज सज्जा और सर्कुलेशन यानी प्रचार प्रसार से बड़े हो सकते हैं, लेकिन साहस, संपादकीय दृष्टि और पठनीय सामग्री से बेहद छोटे। ऐसे अखबार भले विज्ञापन बटोरकर अपनी तिजोरी भर लें, लेकिन वे अपने पाठक और जनता का कोई भला नहीं कर सकते। इसके विपरीत कुछ छोटे मोटे मामूली से दिखने वाले न्यूज़पेपर होते हैं, जिनकी सत्य शोधन की प्यास, सूचना और साहस ही सब कुछ होता है। मीरा भायंदर की आवाज भी एक ऐसा ही अखबार है, जिसने इस साहसिक खोजी रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। मीरा भायंदर की आवाज के हवाले और सौजन्य से हम आपके समक्ष उस मूल रिपोर्ट के प्रमुख अंश अपनी इस वीडियो सीरीज के पहले अंक में प्रस्तुत कर रहे हैं। भ्रष्टाचार शब्द नहीं, व्यवस्था की दरार। भ्रष्ट अर्थात गिरा हुआ, आचार अर्थात आचरण। जब आचरण गिरता है तो संस्थाएं भी गिरती हैं, और जब संस्थाएं गिरती हैं तो जनता का भरोसा गिरता है। अगर 2000 करोड़ की संपत्ति के आरोपों के बावजूद ए समरी रिपोर्ट मिल सकती है, तो फिर कल किसे चार्जशीट मिलेगी? इसका मतलब और संदेश साफ है कि ताकतवर के लिए कानून मुलायम है और आम आदमी के लिए बेहद कठोर। ताकतवर के चरणों में कानून सरेंडर है और आम आदमी के लिए कानून बेहद डेंजर। सन 2002 कहानी की शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत सन 2002 में होती है, जब मीरा भायंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। नरेंद्र लालचंद मेहता ने एक इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर के तौर पर चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन 2 महीने के अंदर ही उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ने अवैध बांधकाम मामले में 20,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इस मामले में ट्रायल 2004 में शुरू हुआ। स्पेशल केस नंबर 11/2004 में सरकारी गवाह रमेश घरडे ने झूठी गवाही दी और उन पर आईपीसी की धारा 193 के तहत मुकदमा चलाने को कहा गया, और ठाणे सेशंस कोर्ट के जज बम्बाड़े ने दिनांक 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र लालचंद मेहता को संदेह का फायदा देते हुए बरी कर दिया। समाजसेवी की गुहार और एंटी करप्शन ब्यूरो की उदासीनता। मीरा भायंदर की आवाज के अनुसार यह फैसला देख समाजसेवी राजू गोयल ने एंटी करप्शन ब्यूरो के पास गुहार लगाई, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में अपील करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसलिए इस बारे में अपील की मांग की। 2017 में ठाणे के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुंबई के कानून और न्याय विभाग को एक चिट्ठी लिखकर अपील करने के लिए एक एप्लीकेशन दी, जिसमें अपील के कारण भी बताए गए थे। बाद में हाई कोर्ट में नरेंद्र मेहता रिश्वतखोरी केस मामले की अपील की गई। यह अपील अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट में पेंडिंग है। एंटी करप्शन ब्यूरो के महासंचालक से मुलाकात और सवाल। मीरा भायंदर की आवाज के अनुसार
4 फरवरी 2026 को शिकायतकर्ता राजू गोयल ने इस मामले में महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो के महासंचालक संजीव कुमार सिंगला से वरीय एंटी करप्शन ब्यूरो के हेडक्वार्टर में मिलकर इस मामले में हो रही देरी और रिश्वतखोर को बचाने की कोशिश के बारे में शिकायत की, लेकिन उन्होंने बहुत ही कमजोर और दुर्भाग्यपूर्ण जवाब दिया। बोले, मनगढ़ंत कहानियां मत बनाओ। उस पर राजू गोयल ने कहा कि 22 साल बीत गए हैं और अधिक देरी की गई तो सबूत कमजोर हो जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि सबूत निचली अदालतों में लिए जाते हैं, हाई कोर्ट में नहीं। ऐसा जवाब सुनकर शिकायतकर्ता ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। अगर सबूत देने वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद उम्र से जुड़ी दिक्कतें होती हैं, जैसे कोई बीमारी या याददाश्त का कमजोर होना, तो क्या सबूत कमजोर नहीं होंगे? क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहकर आप ट्रायल जल्दी नहीं चला सकते? क्या हमें इस डिपार्टमेंट को फेल या भ्रष्ट डिपार्टमेंट नहीं कहना चाहिए? नरेंद्र मेहता का राजनीतिक सफर और कंपनियां। मीरा भायंदर की आवाज के अनुसार नरेंद्र मेहता ने 2002 से 2017 तक कॉरपोरेटर के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने 2.5 साल तक मेयर का पद भी संभाला। इसके अलावा प्रभाग समिति सभापति, विरोधी पक्ष नेता के पद पर भी वो थे। 2002 से पहले नरेंद्र लालचंद मेहता की साकेत फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी, जिसकी पूंजी 1 लाख रुपए थी। मेयर और विधायक रहते हुए उन्होंने 1. 7-Eleven कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 2. 7-Eleven होटल प्राइवेट लिमिटेड, 3. 7-Eleven कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, 4. 7-Eleven कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और 5. मिडास रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनियां शुरू की। नरेंद्र मेहता अपने सहयोगी संजय सखाराम सुर्वे के नाम पर 2 कंपनियां, 6. स्टोनवॉल LLP और 7. सालासर बालाजी रियल्टी LLP भी शुरू की। 8. नरेंद्र मेहता के बेटे तक्षशिल नरेंद्र मेहता के नाम पर टाइटेनियम बिल्डकॉन एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की गई। परिवार से जुड़ी कंपनियां और फर्में। मीरा भायंदर की आवाज के अनुसार इस दौरान कई एजुकेशन सोसाइटी और फर्में स्थापित की गईं, जिनमें शामिल हैं 1. 7-Eleven एजुकेशन सोसाइटी, 2. वी फॉर यू मीडिया फर्म, 3. 7-Eleven सोल्यूशन फर्म, 4. शुभ लाभ केबल फर्म, 5. 7-Eleven सॉल्यूशन सेलेस्टिक फर्म, 6. 7-Eleven वेजीज फर्म, 7. 7-Eleven नेटवर्क फर्म, 8. 7-Eleven स्क्वायर एकेडमी प्री प्राइमरी फर्म, 9. प्रणय मोटर फर्म, 10. नरेंद्र मेहता की पत्नी सुमन मेहता के नाम पर मीरा भायंदर हाउसिंग कॉरपोरेशन में पार्टनरशिप और 11. वेस्टर्न डेयरी फार्म में नरेंद्र मेहता की पार्टनरशिप। मीरा भायंदर की आवाज के अनुसार नरेंद्र मेहता द्वारा समय समय पर दाखिल विभिन्न अफिडेविट्स में नरेंद्र मेहता और उनके परिवार की आय के आंकड़ों में भारी विसंगतियां पाई गईं। मामला क्या है? केस नंबर 387/2022 की FIR। मीरा भायंदर की आवाज के अनुसार केस नंबर 387/2022 में नरेंद्र मेहता और उनकी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। FIR में बताया गया था कि नरेंद्र मेहता की इनकम 13.08 करोड़ थी, जबकि उनकी पत्नी सुमन मेहता की इनकम 2.95 करोड़ बताई गई थी। हालांकि बाद में नरेंद्र मेहता की इनकम 27.66 करोड़ से ज्यादा और सुमन मेहता की इनकम 5.78 करोड़ से ज्यादा बताई गई। यह शायद पहली बार है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी ही दर्ज FIR के खिलाफ समरी रिपोर्ट फाइल की है। खास बात यह है कि नरेंद्र मेहता की आय से ज्यादा संपत्ति 56% से ज्यादा थी और सुमन मेहता की आय से ज्यादा संपत्ति से 40% से ज्यादा थी। यह हेरफेर करके किया गया, जिससे आय से 10% तक ज्यादा संपत्ति बताई ऐसी शिकायत की गई है। पुलिस जांच में समरी रिपोर्ट एक फाइनल रिपोर्ट होती है जो पुलिस मजिस्ट्रेट को तब सौंपती है जब आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। लोकायुक्त की जांच, सरकारी हस्तक्षेप और भ्रष्ट आरोपी का रखवाला मंत्री कौन? मीरा भायंदर की आवाज के अनुसार
तमाम शिकायतों और विभिन्न स्रोतों के अध्ययन के बाद महाराष्ट्र सरकार के माननीय लोकायुक्त श्री मदनलाल तहलियानी ने 10 मई 2016 को पाया कि नरेंद्र मेहता के पास 2000 से 3000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। इसके बाद उन्होंने नरेंद्र मेहता के खिलाफ ओपन इंक्वायरी करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से इजाजत मांगी। महाराष्ट्र सरकार ने यह इजाजत दे दी। जब यह देखा गया कि एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल मामले को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें 14 फरवरी 2017 को समन जारी किया गया। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल ने 1 अप्रैल 2017 को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसे शुरुआती जांच रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट में 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और डेवलपमेंट राइट्स के ट्रांसफर से जुड़े घोटाले का खुलासा हुआ। जब लोकायुक्त ने अब तक इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक मुकम्मल अंजाम तक एक अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाया, तो महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने लोकायुक्त को 4 चिट्ठियां लिखकर उनसे यह जांच गृह विभाग को सौंपने के लिए क्यों कहा। महाराष्ट्र सरकार में कौन से ऐसे माननीय मंत्री महोदय हैं जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो और लोकायुक्त को इस जांच से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।